तो हेलो डियर बच्चा लोग, कैसे हो। सॉलिड स्टेट के आज के क्लास में हम लोग यूनिट सेल में, खास करके क्यूबिक यूनिट सेल में डेंसिटी के कैलकुलेशंस को हम लोग देखेंगे। ये डेंसिटी का केवल कैलकुलेशन नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोग सॉलिड स्टेट में जो भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो वाले पैरामीटर्स नहीं जो हम लोग 6 पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा ए बी सी, वो वाला नहीं। यहाँ पर हम लोग जैसे कि यूनिट सेल कंटेंट जेड, डेंसिटी, मोलर मास ऑफ एटम, ठीक है। तो इन सब में एक खास प्रकार का रिलेशनशिप देखेंगे, जिस पर कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिस पर कि 5 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला है जिस पर कि एक फॉर्मूले से 5 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं किसी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ये हम लोग आज जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक टॉपिक लिखिएगा यहां पर। आज ये टॉपिक हमारा है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग इन यूनिट सेल डायमेंशंस, कि एक यूनिट सेल के डायमेंशन रिलेटेड यहां पर कौन कौन से फॉर्मूले यहां पर आ सकते हैं, उससे हम लोग को यहां पर बात करनी है, उस पर हम लोग को बात करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा इसका सवाल जो होता है वो सॉलिड स्टेट के सबसे टफ कैलकुलेशंस में आता है, सबसे ज्यादा टफ कैलकुलेशन इसमें रहता है, ठीक है। यहाँ पर खास करके एज लेंथ का अगर वैल्यू पूछ दिया जाए तो वहां पर आप लोग को मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के सवाल आपको अच्छे से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्यूब रूट्स वगैरह निकालने पड़ते हैं, गुना ज्यादा करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है, टफ है थोड़ा सा, क्या करोगे। लेकिन यहाँ पर जो है इस पर जो है सवाल सब भी आपको अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है समझोगे, यहाँ पर इस तरह के हम लोग सवाल को कैसे समझेंगे, पहले ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई जनरल क्यूबिक यूनिट सेल है, ये कोई एक जनरल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब ये क्यूबिक यूनिट सेल है तो सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर क्यूबिक हो सकता है। अच्छा जरा से ये बताओगे, ये कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल है, इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे, यानी कि इस क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर क्या है वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे। तो नेचर का पता चलता है किससे, जेड के वैल्यू से। जेड का वैल्यू अगर 1 आया तो सिंपल क्यूबिक रहेगा, जेड का वैल्यू 2 आया तो बॉडी सेंटर क्यूबिक रहेगा, जेड का वैल्यू 3 आया, सॉरी 3 कहते हैं, ये 4 आया तो यहाँ पर ये फेस सेंटर क्यूबिक ये रहेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ यूनिट सेल जो है वो जेड के वैल्यू से पता चलता है। मान लेते हैं इस क्यूबिक यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो है ए, इस यूनिट सेल में जो एटम्स लगे हुए हैं उस एटम का रेडियस है मान लीजिए आर, ये जो एटम है उसका कुछ ना कुछ मोलर मास होगा, लाइक सोडियम है तो 23 इसका मोलर मास होगा, कॉपर है तो 63.5। इस तरह से जो भी एटम्स है इसका तो मोलर मास तो होगा, क्योंकि एटम्स के हमें एक ही चीज पता रहता है वो है मोलर मास, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहता है, या आपको निकालने भी दिया जा सकता है और सारी चीजें देख करके। तो इस यूनिट सेल में कुछ बातें माननी होगी। लेट द या लेट अस कंसीडर, एक मान लेते हैं हम लोग अ जनरल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कि एज लेंथ को हम लोग ए मान लिए हैं, रेडियस ऑफ एटम को हम लोग यहां पर आर मान लिए हैं। जब एज लेंथ ए है तो इस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब होगा। मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ जो सिंगल एटम होगा ग्राम में, कुछ ना कुछ तो मास होगा उस एटम का, उसको स्मॉल एम मान लिए। और मोलर मास जो एटम का होगा जो हमें गिवन होगा उसको कैपिटल एम मान लिए। अब बताइए आप लोग जरा सा, मास एक एटम का मास और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है। तो आप लोग ये जानते होंगे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग एक एटम का मास को एम मानते हैं तो एक मोल एटम, एक मोल मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक एटम का मास, नहीं तो ये हो गया एक मोल एटम का मास, हो गया ना। जहां पर एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल एटम का मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं ना। एंड देयरफॉर एक एटम के मास को अगर हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर, ये हो गया एक एटम का मास। अब इस यूनिट सेल में
जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उसको हम लोग Z मान लेते हैं। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स, जो कि सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होगा, बॉडी सेंटर के लिए 2 होगा, फेस सेंटर के लिए 4 होगा। तो जनरल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए यहाँ पर Z मान लिए टोटल एटम्स। तो अगर एक एटम का मास स्मॉल m है ग्राम में, तो टोटल एटम का मास कितना होगा, Z इंटू m हो जाएगा। हो गया ना, इतना कुछ मान लिए हम लोग यहाँ पर। अब अगर इस यूनिट सेल की डेंसिटी को देखी जाए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम लोग जो है डेंसिटी को कुछ भी मान सकते हैं, डी मान लीजिए या फिर रो मान लीजिए, यहां पर रो मान लीजिए। तो मास क्या होगा, इस टोटल यूनिट सेल की डेंसिटी को रो माने हैं, तो डेंसिटी होता है यूनिट सेल का मास अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम। यूनिट सेल के मास को हम लोग टोटल मास कितना कंसीडर किए हुए हैं, एक एटम का मास गुना नंबर ऑफ एटम्स Z। ये हो गया टोटल मास ऑफ यूनिट सेल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा। अब एक एटम का मास ग्राम में तो हमें पता नहीं रहेगा, क्योंकि ये एटम बहुत छोटा होता है, उसका मास तो बहुत छोटा होगा। लेकिन मोलर मास हमें पता रहता है, चाहे सोडियम है तो 23 पता है आपको ना, ठीक है। तो जिस किसी का भी अगर कोई भी यूनिट चल रहा उसका मोलर मास हमें मालूम रहेगा। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग को मोलर मास मालूम रहेगा तो फॉर्मूला भी मोलर मास के टर्म में चाहिए। तो इस मास को यहाँ से हम लोग मोलर मास में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो गया Z बाय यहाँ पर A क्यूब है, और यहाँ पर मास को हम लोग मोलर मास डिवाइडेड बाय एन नॉट से हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर दिए। ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में क्या है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, और इन पांचों में कोई भी 4 टर्म्स आपको दे करके पांचवा निकालने के लिए बोल देगा। लाइक फाइंड डेंसिटी, अगर सब कुछ दिया हुआ रहेगा तो। फाइंड द नेचर ऑफ यूनिट सेल, मतलब Z निकालने बोल देगा। ये 3 Z का वैल्यू 3 टर्म में आएगा। इनके अप्रॉक्स में, जैसे 1 के अप्रॉक्स में आंसर है 0.9 या 1.2, जो भी 1.02 कुछ भी आ गया 1 के अप्रॉक्स में, तो वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगा। 2 के अप्रॉक्स में आंसर आया आपका, तो वहां बॉडी सेंटर बनेगा, और 4 के अप्रॉक्स में आंसर आया तो फेस सेंटर यूनिट सेल बनेगा। मोलर मास ऑफ एटम फाइंड करने के लिए बोल देगा, एनसीईआरटी में से सवाल है सॉलिड स्टेट में। एज लेंथ फाइंड करने बोलेगा, तो बाबू पहले A क्यूब का तुम मान निकालोगे। A क्यूब के मान को फ्रेश करके A का मान जो है क्यूब रूट करके मान निकालना पड़ेगा, और यही थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। एवोगाड्रो नंबर का मान पता है, बट फिर भी कभी कभी फाइंड एवोगाड्रो नंबर भी बोल देता है। इन सारे कैलकुलेशंस के मुताबिक एवोगाड्रो नंबर भी निकालने के लिए बोल देगा। तो इसी फॉर्मूला में हमारे पास टोटल 5 टर्म्स आए हैं, जिसमें से कोई भी 4 दे करके आपको पांचवा निकालने के लिए बोल देगा। यही 5 डायमेंशंस है जिसको हमने रिलेट किया इस फॉर्मूला के मुताबिक, और इस पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया यहां पर कि एक कोई यूनिट सेल है, मान लीजिए यहां पर एक कोई यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल का एज लेंथ जो है, वो एज लेंथ मान लीजिए 1 एंगस्ट्रम है। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, इसमें जो एटम है वो एटम है सोडियम का। किसका एटम है, सोडियम का एटम है। और ये जो सोडियम जो ये यूनिट सेल बना रहा है, वो यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कह रहा है आपको सवाल में कि सोडियम फॉर्म्स अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इन विच द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 1 एंगस्ट्रम, यानी 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको सवाल में कह दिया। तो सवाल में यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, फाइंड द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है। एक चीज और पूछ सकता है यहाँ पर आपको, कभी मान लीजिए पूछ दिया अगर फाइंड द रेडियस ऑफ एटम, सब चीज दिया हुआ है, पूछ दिया रेडियस ऑफ एटम, तो वहां पर क्या करना होगा, पहले एज लेंथ निकालना पड़ेगा एटम का। और आप तीनों ही प्रकार के यूनिट सेल में, आपको पिछले ही क्लास में हम एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन बतलाए हैं। A = 2r, A = 4r/√3, A = 4r/√2। तो पहले एज लेंथ निकाल करके फिर AR में रिलेशन रख करके रेडियस आपको फाइंड करना होगा। तो ऐसे सवाल के लिए आप लोग जो है तैयार रहिएगा हमेशा। जैसे यहां पर सवाल दिया और बोल दिया तुमको फाइंड द डेंसिटी ऑफ दिस यूनिट सेल, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी बराबर हम लोग देख रहे हैं Z इंटू मोलर मास बटे A क्यूब इंटू N नॉट। अब यहां पर Z का मान कितना है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, Z का मान 1 हो जाएगा, गुना मोलर मास सोडियम में कितना होता है 23, ये गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। एज लेंथ जो है वो 10⁻⁻10 है, मीटर में लिखना आपको, उसका होल क्यूब हो जाएगा।
एवोगाड्रो नंबर यहाँ एन नोट है, एन नोट ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर वैल्यूज आपको रखना है तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिलहाल यहाँ पर बता रहे सवाल कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 23 अपॉन, चलिए इसका वैल्यू रख देते हैं 6.022 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, नहीं पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा 23/6.022 इंटू 10 टू द पावर, अगर बात करें तो 23 माइनस 30 -7 हो जाएगा, और -7 यहाँ पर ये 23 माइनस 30 -7 हो गया, ऊपर गया तो +7 बन जाएगा, यहाँ पर +7 पावर चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंपल बात है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे 6 या 18 3.8 समथिंग में आएगा। ठीक है ना, 3.8 के लगभग हम मान लेते हैं यहाँ पर 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7, ये आ जाएगा ग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका आ गया ग्राम पर, जो आप लोग यहाँ पर वैल्यूज लिए हो ए का जो लिए हो मीटर में लिए हो ना, तो ये ग्राम पर मीटर क्यूब आपका आंसर आएगा डेंसिटी का। अब ये डेंसिटी इतनी बड़ी क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पर हम अपने मन से ये वैल्यू सेट किए थे। यहाँ पर हमने एज लेंथ बहुत छोटा लिया था, और इतना छोटा एज लेंथ वास्तव में होता नहीं है सोडियम का। इसलिए कारण क्या हुआ, जब एज लेंथ छोटा होगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी बहुत ज्यादा आई है। तो खैर हमें एक सवाल समझाना था। अब इस टाइप का सवाल अगर आएगा आपको कभी भी सवाल, ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने इजियर थोड़ा सा कैलकुलेशन लिया था ताकि कम टाइम में आपको समझा सके। बाद की यहाँ पर क्या होगा, वैल्यूज आपको थोड़े से अटपटे से हो सकते हैं, जिसको सॉल्व करने में आपको टाइम लग सकता है। तो सॉलिड स्टेट में केवल यही थ्योरी, इसमें फॉर्मूला में आपको कैलकुलेशंस कुछ ज्यादा ही आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो सॉलिड स्टेट का आज यह हम लोग का यूनिट सेल का जो टॉपिक जो है आज हम लोग का फाइनली कंप्लीट होता है। यूनिट सेल में हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशंस किए उस पर ढेर सारे सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसको आप लोग सॉल्व करिए आराम से जाकर के। ठीक है, उसके बाद जाकर के अब हम लोग का जो यूनिट सेल टॉपिक वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, तो वहां क्लोज पैकिंग्स के बारे में सीखेंगे कि एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं यूनिट सेल में। यानी कि ओवरऑल आपको एक मिठाई वाले दुकानदार का एक्सपीरियंस दिलवाएंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है आज तक के टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना। हम लोग अगले टॉपिक के बाद अगले क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज का एक छोटा सा क्लास, बिल्कुल शॉर्ट क्लास था लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल क्लास था। इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी कम न्यूमेरिकल ज्यादा है। प्रैक्टिस अच्छे से करना, सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, जाकर के वहां से हेल्प ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।